हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम चालू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम इस लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जहाँ से आप काफ़ी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। तो पहला तो टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, पर इसमें काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, फिर डीकम्पोजिशन, रेडॉक्स। रेडॉक्स आपको अभी नहीं है, मैं जानता हूँ, पर अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे जाके बहुत काम आएगा। एंड फिर हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रैंसिडिटी एंड कोरोजन। तो जो लास्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग थोड़ा से अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको बड़ा इजीली समझ आएगा। एंड स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट टॉपिक है ना, रैंसिडिटी एंड कोरोजन, इसमें से भी हमेशा एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, दैट टू मिनिमम ऑफ 3 to 5 मार्क्स। तो अब हम आगे देखते हैं। ये तो पहला तो इंडेक्स है स्टूडेंट्स आप लोग के लिए कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हाँ, नाउ मूविंग टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस लिस्ट की गई हैं, एंड इसमें से हम ऑलमोस्ट सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कि कैसी होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, सब में होता क्या है, सबके एग्जांपल्स क्या है रिएक्शंस के, वो भी हम देखेंगे। एंड स्टूडेंट्स, हाँ, आपको एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे। जो मैंने केमिकल रिएक्शंस दिए हैं वो आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। ओके, तो इसमें जो रेडॉक्स दिया है वो आप एक बार समझिएगा ध्यान से। नहीं समझ आया तो आपको आगे वैसे भी समझना ही पड़ेगा, तो आपको यहाँ भी समझ ही लीजिए तो अच्छा है। सो दिस इज़ पीरियोडिक टेबल। हमें, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था 1 to 20 तक आपको याद करनी पड़ेगी। 1 to 20 दैट इज टिल कैल्शियम आपको पूरा याद होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल। ओके, आपको चाहिए तो आप अपने रूम में इसको कहीं लिख के पिन बोर्ड पे या दीवार पे चिपका दीजिए, बहुत ही काम आएगा। Yeah. So now moving to the first topic, that is combination reaction. This is first of the examples that I had listed out of different chemical reactions. So combination reaction में एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट, जो रिएक्टेंट साइड होता है ना, वहाँ हमेशा वन से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा। देर कैन नॉट बी लेस देन 2 रिएक्टेंट्स, क्योंकि जब तक वो चीज़ किसी से कंबाइन नहीं करेगी तब तक कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मतलब हमें कुछ भी चीज़ को बढ़ाने के लिए एक और चीज़ तो चाहिए, एक ही चीज़ से वो चीज़ बढ़ नहीं सकती। So here we see that there are two reactants here, calcium oxide that is quicklime दिया हुआ है प्लस वाटर। ये जब दोनों चीज़ें रिएक्ट करती है दैट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट पेपर में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोलते हैं। सो दैट इज़ क्वाइट ईजी, दैट इज स्लेग लाइम। एंड कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, दैट इज़ क्विक लाइम। आपको कभी कभार वर्ड इक्वेशंस दिए होंगे, बोला जाएगा कि आप इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखिए। दे विल आस्क यू लाइक हाउ डज क्विक लाइम गिव कैल्शियम, सॉरी, स्लेग लाइम। क्विक लाइम से स्लेग लाइम कैसे बनता है, ये आ जाता है आपका 2 मार्क में क्वेश्चन। तो आपको ये इक्वेशन जो है मैंने दी हुई है वो आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। एंड स्टूडेंट्स, वाइट वॉशिंग का भी एक टॉपिक आएगा, उसमें भी आप देखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कैसे यूज़ होते हैं, एंड कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैसे बनता है। सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, दैट इज़ दिस ओनली, दिस इज़ फॉर वाइट वॉशिंग स्टूडेंट्स। स्लेग लाइम अपने अभी देखा, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, ओ सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब भी कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड, आई एम सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट से एक और चीज़ बनती है, दैट इज़ मार्बल। ये भी आपको पूछ सकते हैं कि मार्बल का केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ओ सॉरी, मार्बल का, हाँ, मार्बल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद CO2 एंड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो जब भी आपने सुना होगा कि घर को वाइट वॉश कराना है तो उसमें स्लेग लाइम यूज़ होता है, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड स्लेग लाइम प्लस CO2। CO2 कहाँ से आता है, अब CO2 तो कोई अलग से लगाता नहीं है, CO2 तो हमारे इन्वायरमेंट में ही होता है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेग लाइम, वो उस एटमॉस्फेयर से, हमारे जो आजू बाजू की हवा है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट देता है। ओके, एंड स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को एग्जाम में कि एक्सप्लेन वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। एंड नाउ देर आर सम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस दैट आई हैव लिस्टेड आउट। फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ कोल। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। एंड स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रख लीजिए कि कभी भी कोई चीज़ बर्न होती है तो उसमें हमेशा ऑक्सीजन होगा ही। कि अगर मतलब कार्बन बर्न हो रहा है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, या कोई भी चीज़ बर्न हो रही है तो उसमें O2 तो लगा ही देना। ओके, सो हेयर C, दैट इज कार्बन रिएक्ट्स विथ O2, दैट इज ऑक्सीजन गिव्स CO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, वो कोल को जलने से बहुत निकलती है। तो आपने सुना होगा कि काफ़ी लोग ना भी बोलते हैं कि मत करो भाई, ये कोल वोल को मत जलाओ, दैट्स अ वेरी ओल्ड प्रोसेस,
बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस है एनर्जी बनाने के लिए, कोई और प्रोसीजर ढूंढो। इसलिए आजकल आप सुन रहे होगे कि लोग डैम्स के थ्रू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग वो क्या बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बर्निंग ऑफ कोल इज़ अ वेरी ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड अगला एग्जांपल कॉम्बिनेशन का आप देख ही सकते हैं, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर होता है हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, दैट गिव्स H2O, दैट इज H2 प्लस O2, दैट गिव्स H2O। तो ये आपको बैलेंस किया हुआ इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, नाउ विल गो अहेड विथ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। व्हाट इज एक्सोथर्मिक? मैंने आपको पहले भी सिखाया था, आपको याद होना चाहिए अच्छे से, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो एक्सोथर्मिक मीन्स उसमें से हीट निकलती है, मतलब हमें हीट प्रोवाइड कर, मतलब जब भी वो रिएक्शन होगा आप देखोगे कि बहुत सारी हीट निकल रही है। सो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो जब भी कोई नेचुरल गैसेस, दैट इज यहाँ पे मेंशन किया गया है मीथेन, CH4 इज कॉल्ड मीथेन, whenever it reacts with O2 that gives CO2 and H2। तो ये रिएक्शन आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, और अगर आपको बैलेंसिंग आती है तो आपको बैलेंस वे में नहीं याद करके खुद बैलेंस कर दोगे तो भी चलेगा। ओके, दिस इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा आता है स्टूडेंट्स, कि हमारा जो रेस्पिरेशन, हमारा जो प्रोसीजर चलता है हमारी बॉडी में, इज़ दैट एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? सो या इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जैसे कि रोटी हो गई, हम कुछ भी कार्बोहाइड्रेट्स लिए हमारी बॉडी में, तो वो बॉडी के अंदर जाता है, ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज बनता है। पर उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, तो वो उन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है एंड गिव्स CO2, H2O एंड एनर्जी। आप सोचिए, कभी भी आप खाना खाते हो तो आपको ऐसे नहीं एनर्जी जैसा फील होता है। तो एनर्जी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, दैट इज डाइजेशन। ओके, ये चीज़ आप अच्छे से, ये रिएक्शन आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। एंड ग्लूकोज की फॉर्मूला भी, दैट इज C6H12O6। ओके ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं डीकम्पोजिशन पे। ओके, तो एक और मैंने एग्जांपल दिया है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या राइट स्टूडेंट्स, कभी भी कंपोज के आप देखोगे कि वहाँ पे कवर लगा देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। जब भी कोई भी कंपोस्ट को हम डालते हैं, कंपोस्टिंग का एक गड्ढा खोदना पड़ता है। आपको पता होगा, अगर आपके स्कूल में एक्टिविटी करवाई है कि कंपोस्ट को सब जाके गड्ढे में डालिए, बचे हुए खाने को डालिए, तो डीकम्पोज होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा ही हीटेड गैसेस निकलती हैं। Now we'll go on to decomposition reactions. So decompose होना मतलब कोई भी चीज़ को टूटना और कुछ और बन जाना। जैसे कि कभी भी कोई चीज़ डिकम्पोज होती है, कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डिकम्पोज। उसमें रिएक्टेंट साइड पे आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि हमेशा एक ही चीज़ होती है, या हमेशा नहीं, आप देखोगे कि एक चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि कॉम्बिनेशन की तरह एक कंपलसरी चीज़ हो गई कि एक से ज़्यादा ही होना चाहिए। पर अगर हमें डिकम्पोजिशन एक पर्टिकुलर एलिमेंट का दिखाना है तो हम उसको एक ही चीज़ होगी उसके रिएक्टेंट साइड पे। ओके, तो ये चीज़ डिकम्पोज होने के लिए, दैट इज़ फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, उनको अगर आपको डिकम्पोज करना है तो इसमें आपको कोई केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खाली उसको जाके टेस्ट ट्यूब में रख के हीट कर दीजिए, वो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, उसके पहले एक चीज़ समझिए कि जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं ना, उसमें आप देखेंगे कि .7H2O दिया हुआ है, दैट इज़ वाटर। वाटर जो इसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज़ इन डॉट फॉर्म। ये जब भी डॉट फॉर्म में हो ना स्टूडेंट्स, मतलब उसमें प्रेजेंट होता है। उसको जब हम हीट करते हैं तो वो पानी उससे उड़ के निकल जाता है। एंड जब भी हम हीट करेंगे ना फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को, उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, दैट कलर चेंजेस। वो उसके बाद बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड गेट्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राईऑक्साइड। ओके, मेरे को लगता है अभी तक आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार ये डॉट क्या होता है, ये इतना सारा क्या आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये डॉट कुछ नहीं है। डॉट बहुत बार आप देखोगे आगे चल के, ये डॉट मतलब जब भी आप उस चीज़ को या क्रिस्टल या जो भी चीज़ है उसको आप हीट करोगे ना, तो वो डॉट वाला H2O निकल जाता है। ओके, एंड मोस्टली कभी कभार उसका कलर भी चेंज हो जाता है। एंड अब हम आगे एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं, दैट इज़ ऑफ लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी आपको याद आएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट तो अभी देखा था मैंने, वाइट वॉशिंग में भी होता है, मार्बल में भी होता है। तो ऐसे आप याद कर लीजिए कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूलाज, तो अभी आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो जब भी हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं, जो ट्राइंगल मैंने ऊपर बनाया दैट मीन्स हीट। ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले भी आप देखिए यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बना के ऊपर हीट लिखा हुआ है, ताकि आपको समझ आ जाए कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हीट। पर आप हीट ही लिखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपकी टेक्स्ट बुक में हीट दिया है तो हीट लिखिएगा, बाकी नहीं तो ये ट्राइंगल आप आगे चल के यूज़ करेंगे। सो जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, दैट गिव्स क्विक लाइम एंड CO2। ओके, क्विक लाइम हमने पहले देखा था, याद कीजिए थोड़ा। क्विक लाइम का एक और रिएक्शन था, मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
So that is quicklime plus H2O, that gives slag lime, that is calcium hydroxide. ये चीज़ें आप थोड़ा रिलेट करिए, थोड़ा याद करिए, तो ही आपको मज़ा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में. ओके तो अब हम आगे बढ़ते हैं. ये जो रिएक्शन दिया ना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. क्योंकि ये बहुत ही मतलब इसमें से हम कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज़ कॉल्ड क्विक लाइम वो बनाते हैं. इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में यूज़ होती है. ये सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में क्या यूज़ होता है, क्या फार्मूला होती है, उसकी पूरी फार्मूला लिखिए, बाय प्रोडक्ट्स लिखिए. ओके हाँ, ये जो आपका एक्टिविटी 1.6 है, इसको मैंने इक्वेशन फॉर्म यहाँ लगाया हुआ है. दैट इज़ लेड नाइट्रेट, वेट या दैट इज़ लेड नाइट्रेट. उसको जब भी हम हीट करते हैं वो भी डीकम्पोज होता है. जैसे मैंने आपको ना टेस्ट ट्यूब में डाल के हीट कर देने का, ये बंसन बर्नर होता है जो बर्नर रखा है. एंड ये लेड जैसे आप पूरा ये रुकिए ये फ़ोटो आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से क्लियरली. अब ये टेस्ट ट्यूब इसने थोंग के साथ पकड़ा हुआ है. ओके टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ बॉइलिंग ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं हम इसको. टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने लेड नाइट्रेट डाला, उसको हीट किया है, तो वो भी डीकम्पोज हो जाता है. अब हम देखते हैं इसके डीकम्पोज होने के बाद क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं. फर्स्ट इज़ लेड ऑक्साइड, द सेकेंड इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द थर्ड इज़ ऑक्सीजन. ये एक बैलेंस इक्वेशन दी गई है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट. ये बहुत ईजी है स्टूडेंट्स. ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको लेड ये सिल्वर दिया होगा ना, उसके साथ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, जब भी आप उसको सनलाइट में रखेंगे, मतलब कुछ नहीं इसको डीकम्पोज होने के लिए खाली धूप में रख दो, तो अगर आप इसको धूप में रखोगे ना तो ये अपने आप ही डीकम्पोज होकर सिल्वर एंड क्लोरीन दे देगा. या अगर आप ब्रोमीन के साथ करोगे तो ये आपको सिल्वर एंड ब्रोमीन दे देगा. ओके एंड ये जो प्रोसीजर होता है ना, दीज रिएक्शन द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. ये क्वेश्चन आता है कि गिव अस द रिएक्शंस विच आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. तो आपको ये दोनों रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे. ओके सो या दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स के जो भी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देता है. ओके मैं जानता हूँ आप में अभी रिएक्टिविटी की टेबल नहीं आई है, पर आगे जाके वो भी आपको देखने मिलेगी. तो अभी आपको जितना हम उतना ही जाते हैं. तो ये जो रिएक्शन दिया है ये आप याद करिएगा, क्योंकि वो आपको पूछेगा 5 मार्कर में. एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस विथ एन एग्जाम्पल विथ अ केमिकल इक्वेशन टू सपोर्ट योर आंसर. ओके तो इसमें आपको ये एक एग्जाम्पल या यहाँ पे आगे दीजिए, यहाँ पे भी 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं. इसमें से आपको एटलीस्ट 2 तो याद करना ही पड़ेंगे. एंड मैंने यहाँ पे इनमें लिखा है जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स. तो ये चीज़ अगर आप याद कर लेते, जिंक एंड लेड होगा तो वो कॉपर के सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा. तो अगर आप इतना याद कर सकते हैं तो आप खुद ही इक्वेशन बना सकते हैं कि जैसे यहाँ कॉपर सल्फेट के लिए, यहाँ कॉपर क्लोराइड के लिए. अब कॉपर क्लोराइड के साथ उसको डिस्प्लेस करेगा तो लेड क्लोराइड ही बनेगा, या कॉपर सल्फेट के साथ जिंक उसको डिस्प्लेस करेगा तो जिंक सल्फेट ही बनने वाला है. तो इतना आपको याद करना पड़ेगा. एंड Cu जैसे जिंक है यहाँ पे, वैसे Cu बाहर निकल जाएगा. ओके तो अब हम आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें क्या होता है कि आपको दोनों ही एक्वस फॉर्म में दिए हुए हैं, दोनों ही अपना एक कंपाउंड बना के बैठे हुए हैं. तो इसमें कोई भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं है. जैसे यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे लेड है, वहाँ पे नहीं है. वहाँ पे दोनों ही अपने एक सोल्यूशन फॉर्म में है. पर यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आयन है, एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक प्लेस टू गिव न्यू प्रोडक्ट्स. इसके जो आयन्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे अदला बदली हो जाएगी. जैसे ये Al है वो Ca की जगह आ जाएगा, एंड जो Ca है वो Al की जगह आ जाएगा. कैल्शियम ये जो कैल्शियम है वो SO4 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा. एंड La दैट इज़ एल्यूमिनियम वो OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, ये जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो अभी हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि प्रेसिपिटेट होता क्या है. प्रेसिपिटेट एक सॉलिड फॉर्म की चीज़ बन जाती है एंड वो एक्वस फॉर्म में नीचे बच जाती है, एंड वो कंपाउंड इनसॉल्यूबल होता है इन वाटर. आप उसको टेस्ट ट्यूब के बाहर से देख सकते हो कि हाँ यार नीचे कुछ बचा पड़ा है. सो दैट रिमेनिंग थिंग इज़ कॉल्ड ए प्रेसिपिटेट. मैंने आपको तब भी बोला था कि ये प्रेसिपिटेट के इक्वेशन आपको कैल्शियम में बहुत देखने मिलेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी केमिस्ट्री देखी, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि प्रेसिपिटेट जो होता है ना वो मोस्टली कैल्शियम के साथ ही बनता है. तो ये जो आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था ये वही रिएक्शन है, बट इसमें कैल्शियम जो SO4 के साथ रिएक्ट करके नीचे रह जाता है, जो अभी हमने देखा था कैल्शियम SO4, ये जो राइट में आप देख रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में नीचे बच जाता है, तो वो एक प्रेसिपिटेट है. ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों रिएक्शन सेम है, ये आप अच्छे से इजीली याद कर सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन की. तो सो नाउ या
द रेडॉक्स रिएक्शन, ये बहुत ही अजीब चीज़ होती है स्टूडेंट्स। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडेशन होता है उस प्रोसेस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है बराबर। एंड रिडक्शन प्रोसीजर में उल्टा होता है ऑक्सीडेशन का, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है या एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है उसमें से। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडाइजेशन करवाता है एक कंपाउंड या एक सब्सटेंस में। तो जो चीज़ किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करवाती है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ओके, अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेज अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली स्टूडेंट ये चीज़ आप याद रखिएगा, कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो या रिडक्शन रिएक्शन हो उसमें दोनों चीज़ होनी है, क्योंकि अगर एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है तो मतलब दूसरी चीज़ तो रिड्यूस होनी है। ओके, तो मतलब कोई भी रिएक्शन हो रिडॉक्स बन ही जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कोरोजन। एंड इसके बाद आएगा ये जो टॉपिक है ना, कोरोजन एंड रैंसिडिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है दोस्त। सो कोरोजन, ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ अ मटेरियल, यूजुअली अ मेटल बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ओके, तो ये जो चीज़ होती है कोरोजन, ये आपने अपनी रियल लाइफ में बहुत बार देखा होगा। आपने देखा होगा कि कोई भी लोहे की चीज़ पड़े पड़े उस पर रेड या थोड़ी ऑरेंजेस टाइप की रस्टिंग चढ़ जाती है। हम बोलते हैं ना अभी ये लोहा फेंक दो ये तो रस्ट हो गया है। तो रस्ट मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, वो फ्रॉम एयर ऑक्सीजन और मॉइस्चर ले लेता है एंड उसके बाद वो Fe2O3 बना देता है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट, से बहुत बार पूछा जाएगा कि रस्टिंग का केमिकल इक्वेशन पूरा लिखिए। तो ये स्टूडेंट्स आपको रिएक्शन अच्छे से याद होना पड़ेगा। एंड उसके बाद कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर भी अपना जो कलर है वो चेंज करके ग्रीन कलर का हो जाता है। ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपके घर में कोई कॉपर या आपको अभी कोई यूटेंसिल पड़ा होता है कॉपर का, खाने में हम यूज़ कर लेते हैं कॉपर, या कोई भी तरह का चम्मच, ऐसा कोई भी आप देखोगे कि मेहमान आए उनके लिए मस्त सिल्वरवेयर या कॉपर का कुछ देते हैं। कॉपर बड़ा अच्छा माना जाता है, उसमें से पानी पीते हैं तो ऐसा कहते हैं कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो कॉपर होता है आप देखोगे कि अंदर एक ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है उस पर। हम उसको अगर बहुत टाइम तक यूज़ करते हैं आप देखोगे अंदर एक ग्रीन कलर की पट्टी चढ़ जाती है। तो दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन ऑफ कॉपर, मतलब वो ख़राब होने लगता है, द क्वालिटी स्टार्ट्स गेटिंग डिटियोरेटेड। ओके, एंड जो सिल्वर होता है, जो सिल्वर वेयर होता है ना, ये जो सल्फ़र है, ये S इज़ सल्फ़र, वो सल्फ़र फ्रॉम एयर के साथ रिएक्ट करता है, H2S के साथ रिएक्ट करता है एंड उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। तो वो रिएक्शन से भी स्टूडेंट वो जो सिल्वर होता है वो कोरोड होने लगता है, दैट स्टार्ट्स गेटिंग स्पॉइल्ड। ये जो सारे रिएक्शंस हैं ये हमारे रियल लाइफ से काफ़ी रिलेटिव होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप इसको खुली हवा मॉइस्चर जिस जगह में रख दोगे तो वो अपने आप ही ये रिएक्शन करके खुद ख़राब होने लगते हैं। ओके, तो ये जो सारे रिएक्शंस हैं, ये तीनों रिएक्शंस आपको एकदम अच्छे से याद करने पड़ेंगे। सो नाउ विल बी मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज़ रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मतलब जो खाना होता है उसको अगर आप काफ़ी टाइम तक बाहर रख दोगे तो वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड वो भी एक गंदी सी स्मेल देने लगता है, आपका पेट ख़राब हो जाता है, आपको ओके, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वो सब हो जाता है। वो सब आप देखोगे स्टूडेंट्स के ये सब जो रिएक्शंस होते हैं ये सब हम आराम से इसको नोट डाउन ऑन पेन एंड पेपर कर सकते हैं कि जो खाना हमारी मम्मी बाहर रख के चली जाती है, हमने दोपहर का खाना सीधा रात में खोदा, ये आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, तो आप देखोगे उसमें से एक फाउल स्मेल आ रही होती है, दैट्स कॉल्ड रैंसिडिटी। वो जो खाना है वो बहुत टाइम तक बाहर रखने की वजह से बाहर ये जो H2O वाटर या मॉइस्चर इन सब के कारण रिएक्ट कर होके ऑक्सीडाइज होके गंदा हो चुका है। तो जो खाने में फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं ना उस वजह से वो खाना लंबा भी चलता है। अभी आपको एक चीज़ पता होगी कि हमें कोई भी चीज़ प्रिजर्व करनी होती है, जैसे पिकल है, अचार, अचार तो हम बहुत खाते होंगे, मैं तो बहुत खाता हूँ स्टूडेंट्स। अचार को तेल में रखा जाता है तो अचार कभी भी जल्दी ख़राब नहीं होती है। ओके, वो उसको ख़राब होने में बहुत टाइम लगता है एंड जो फैट्स ये सब होते हैं वो सब ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऑयल भी होता है पर ऑयल एक प्रिजर्वेटिव भी बन जाता है क्योंकि वो एक लेयर चढ़ा देता है। पर अभी आप वो सब में मत जाइए, आप हमेशा अभी के लिए इतना याद रखिए कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड्स, उस वजह से उसको आप ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ऑक्सीडाइज होकर गंदी सी स्मेल देने लगेगा। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि एयर टाइट कंटेनर्स को यूज़ कीजिए। नाइट्रोजन, आपको पता है आपके जो चिप्स के पैकेट होते हैं वो फूले हुए क्यों होते हैं? ऐसा नहीं होता कि उसमें हम क्वांटिटी कम रख के हवा भर देंगे, वो उसके लिए एक प्रिजर्वेटिव होता है नाइट्रोजन, उसके अंदर नाइट्रोजन भरा होता है। फिर नहीं तो उसको जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर रखिए या उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेटिव डाल दीजिए।
जैसे बहुत सारी चीज़ों में होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि प्रिजर्व चिकन होता है, प्रिजर्व कैंडीज़ होती है, इन सब में प्रिजर्वेटिव, केचप होगा उस पर भी लिखा होता है पीछे यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया स्टूडेंट्स के कोरोजन से भी बचने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, आयरन के ऊपर हम एक लेयर चढ़ा देते हैं, हम उसको पेंट कर देते हैं, तो भी रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए ये इतना ही। मुझे लगता है आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा एंड आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपको आंसर करूँगा। एंड अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो उसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।